Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamu alaikum friends and viewers. I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal Chauhan, Advocate High Court and Legal Lecturer. Series of Legal Lectures के अंदर हमारा आज का सब्जेक्ट CPC कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। हमारा टॉपिक या क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इंफॉर्मेटिव भी है और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। हमारा टॉपिक है रिव्यू। रिव्यू क्या होता है, कौन कर सकता है, किस कोर्ट में कर सकता है, इसका स्कोप कितना है, इसकी अहमियत कितनी है, किन जगहों के ऊपर, किन सिचुएशन में, किन ऑर्डर, डिक्री, जजमेंट के अगेंस्ट रिव्यू हो सकता है और कहाँ पर रिव्यू नहीं हो सकता। इन तमाम चीज़ों को आज हम कंप्रीहेंसिवली डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना भूलें ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहे और उनके नोटिफिकेशन आपको बरवकत और टाइमली मिलते रहे। मज़ीद बरा मेरे लेक्चर्स की फ़ीस को फुलफ़िल करना ना भूला करें, ये मेरे लिए मोटिवेशन है, आपके लिए बेहतरी और सोसाइटी के लिए भी फ़ायदा। मेरी फ़ीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट स्टेप कम से कम 10 रुपये डोनेट करने हैं, सेकंड स्टेप कम से कम 2 लोगों की आपने हेल्प करनी है और थर्ड स्टेप मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। मज़ीद बरा मैं अपने लेक्चर्स के जो नोट्स हैं उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, वहाँ पर जाकर आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, कोई हरजाना मुआवजा नहीं है। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर रिव्यू। रिव्यू क्या है? सबसे पहले तो रिव्यू का एक हिस्टोरिकल आपको बैकग्राउंड बताता चलूँ, इसका कॉन्सेप्ट बताता चलूँ ताकि जब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे तो इसको आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। रिव्यू बेसिकली जैसे कि अगर आपने मेरे पिछले CPC के लेक्चर सुने होंगे तो उनके अंदर डिफरेंट मैंने कोर्ट्स की प्रोसीडिंग का और कोर्ट के फैसला जात का जिक्र किया है। जब आप किसी कोर्ट में केस फाइल करते हैं और उस केस का फैसला आ जाता है, आया आपकी फेवर में यानी कि आप डिक्री होल्डर बन गए या जजमेंट होल्डर बन गए, आया आपके अगेंस्ट यानी कि आप डिक्री डेप्टर बन गए या जजमेंट डेप्टर बन गए। अब मैं डिक्री होल्डर और डेप्टर नहीं बताऊंगा, पिछले बहुत से लेक्चर्स के अंदर मैं डिटेल डिस्कशन कर चुका हूँ। आपकी फेवर में आया या आपके अगेंस्ट आया फैसला, लेकिन 2 तरह से रिव्यू किया जा सकता है। एक, उसी फैसले के अंदर ऐसी मिस्टेक हैं, ऐसी गलतियाँ हैं, ऐसे एरर्स हैं, ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कोर्ट ना समझ सकी और गलती से कोर्ट से वो हो गई फैसले के अंदर, डिसीजन के अंदर। ऑन ट्रायल ऑन प्रोसीडिंग कोर्ट का वो माइंड नहीं था, कोर्ट का वो एस्पेक्ट नहीं था, बट ऑन द टाइम ऑफ जजमेंट या डिक्री कोर्ट से वो मिस्टेक हो गई, या ट्रायल में जो है वो कोर्ट मिसलीड होगी, या ट्रायल के अंदर कुछ ऐसी एविडेंस नहीं आई जो बाद में सडनली सामने आई, तो इस दौरान में भी पार्टी कोर्ट से रजू कर सकती है। या वो जजमेंट और ऑर्डर अपीलेबल ही नहीं है। अपीलेबल किस सूरत में नहीं है? उस जजमेंट के व्यू की सूरत में, उस डिक्री के व्यू की सूरत में। पहले एक ट्रायल हुआ, उस ट्रायल के अंदर कुछ एविडेंस आई, उन एविडेंस को मद्देनज़र रखते हुए, उन विटनेस को मद्देनज़र रखते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने डिसाइड कर दिया एक पार्टी के फेवर में और एक पार्टी के अगेंस्ट। अब जिसके अगेंस्ट हुआ वो अपील ही नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो जो ऑर्डर है, वो जो डिक्री है, वो जो जजमेंट है, वो अपीलेबल ही नहीं है। लेकिन इन फर्दरेंस कोई ऐसी एविडेंस सामने आ गई, कोई ऐसा विटनेस सामने आ गया जो पूरे केस को ही बदल के रख दे, या वो एविडेंस या विटनेस ऑन द ट्रायल कोर्ट में पेश तो किया गया, कोर्ट ने उसकी गवाही सुनी भी बट बाई मिस्टेक भूल गई, या रिकॉर्ड के ऊपर ना ला सकी, या वो गवाह तो आया लेकिन किसी वजह से कोर्ट में पेश ना हो सका, किसी स्ट्राइक की वजह से, किसी और इशू या किसी और सिचुएशन की वजह से, और कोर्ट ने प्रोसीडिंग को आगे इनिशिएट किया और उसको आगे फर्दर चलाया और उसको डिसाइड कर दिया। तो इन तमाम सूरतों में अग्रीव्ड पार्टी चाहे अग्रीव्ड नहीं भी है तब भी जजमेंट को, डिक्री को बेहतर बनाने के लिए जजमेंट होल्डर, डिक्री होल्डर भी कोर्ट से रिव्यू कर सकता है। तो उसी कोर्ट में, सेम जज के पास सेम पार्टीज, उनकी बिहाफ के ऊपर भी कोई थर्ड पर्सन नहीं अदर देन लॉयर्स, सेम कोर्ट में, सेम जज के पास, सेम पार्टीज में कोई शख्स उस ऑर्डर की बिहाफ के ऊपर रिव्यू फाइल कर सकता है कि माय लॉर्ड आपने एक फैसला दिया, इसके अंदर ये
मिस्टेक है, ये एरर है, ये मिसलीडिंग है, ये मिसरिप्रेजेंटेशन है, ये मिसकॉन्सेप्चुअल है, या इस चीज़ को नज़रअंदाज किया गया, अवॉइड किया गया, या ये चीज़ सामने ही नहीं आ सकी जो सडनली अभी आई है सामने। तो इन तमाम सूरतों के ऊपर पार्टीज़ में से जजमेंट होल्डर या जजमेंट डेप्टर में से, डिक्री होल्डर या डिक्री डेप्टर में से कोई भी पार्टी कोर्ट से रजू कर सकती है, सेम कोर्ट से सेम जज के पास। डेट इज़ कॉल्ड रिव्यू। यानी कि अच्छा, एक और चीज़ कि कुछ लोगों को ये होता है कि रिव्यू किसी और कोर्ट में भी फाइल हो सकता है, ये बात गलत है। लोअर कोर्ट की हद तक जो सिविल और सेशन कोर्ट्स हैं वहाँ पर रिव्यू किसी और जज के पास फाइल या किसी और कोर्ट में फाइल नहीं हो सकता। ये चीज़ हाई कोर्ट रूल एंड ऑर्डर के तहत स्पेसिफिक हाई कोर्ट के अंदर ही मेंशन है कि हाई कोर्ट के अंदर अगर कोई जज फैसला करता है और उस फैसले की रिव्यू में जाना है तो आप सेम हाई कोर्ट में ही किसी और जज के पास भी रिव्यू के अंदर आप जा सकते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट के अंदर रजिस्ट्रारी का जो तरीक़ेकार है, प्रोसीजर है, वो लोअर कोर्ट की निस्बत डिफरेंट है। तो वहाँ पर जो रजिस्ट्रार साहब होते हैं वो रेफ़र कर देते हैं उस रिव्यू को किसी और जज के पास भी, चाहे तो सेम जज के पास चाहे किसी और के पास भी रेफ़र कर सकते हैं। वहाँ पर ये लिमिटेशन नहीं है। लेकिन सिविल कोर्ट के अंदर ये लिमिटेशन है कि सिविल कोर्ट के अंदर आप सेम जज के पास सेम कोर्ट के अंदर ही केस फाइल करेंगे, किसी और जज के पास केस फाइल नहीं कर सकते, ना ही वो जज इस केस को सुन सकता है। ये तो था एक रिव्यू कि यहाँ पर किस जज के पास और किन सिचुएशन में फाइल किया जा सकता है। अब इसका स्कोप क्या है? कुछ लोगों को, बल्कि कुछ क्लाइंट भी अगर हमारे पास आए तो वो उनको किसी वकील साहब ने या किसी ऐसे शख्स ने जिसको थोड़ा बहुत लॉ का नॉलेज है उसने बताया होता है कि जी आप रिव्यू पिटिशन फाइल कर दें वगैरह वगैरह। उनको लगता है कि रिव्यू का स्कोप बहुत ज़्यादा है। ऐसी बात नहीं, रिव्यू का स्कोप बहुत ही कम होता है, बहुत ही नैरो स्कोप है, क्योंकि इसके अंदर या तो ऑलरेडी सेटल्ड मिस्टेक को ही ठीक करना होता है या एक स्पेसिफिक एविडेंस, स्पेसिफिक विटनेस या एक स्पेसिफिक थिंग को मेंशन करके असर नो उसको जो है वो दोबारा से तरतीब देना है। यानी कि अगर हम इसको ये कहें कि असर नो जायज़ा लेना अपनी ही जजमेंट का, तो ये भी गलत नहीं होगा। इन अदर सिंपल वर्ड हम इसको मज़ीद आसान भी करें तो ये कह सकते हैं कि आपने एक क्वेश्चन याद किया, उस क्वेश्चन को आपने घर के अंदर ही बैठ कर लिख लिया, अब आप उस क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ रहे हैं स्टार्ट से एंड तक। इसके अंदर मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी, कहीं कोई फुल स्टॉप, कॉमा, कम या ज़्यादा तो नहीं लगा दिया। अब जब आप दोबारा से आपका जो पढ़ने का अमल है जहाँ पर आप अपनी गलतियों को सुधार रहे हैं, डेट इज़ कॉल्ड रिव्यू। यहाँ पर आप खुद कर रहे हैं, कोर्ट के अंदर यही काम पार्टीज कंसर्न करके ऑनरेबल कोर्ट से करवाती है। यह है रिव्यू। इसका जो प्रोस्पेक्ट है, जो इसका बैकग्राउंड है, वो बहुत ही नैरो स्कोप है, बहुत ही कम स्कोप है, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी सेटल्ड जो मिस्टेक होती है उन्हीं को ठीक करना है और इसके अलावा कोई इतना खास का व्यू नहीं है। क्योंकि इसके पैरेलल अपील और रिवीजन का जो व्यू है, जो उसका स्कोप है, वो ज़्यादा है। आते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये रिलाय सेक्शन है, सेक्शन 114, 114 और ऑर्डर 47। CPC 114 सेक्शन है और ऑर्डर डील करता है रिव्यू के साथ 47। लेक्सिकल मीनिंग ऑफ रिव्यू अकॉर्डिंग ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी, कंसिडरेशन, इंस्पेक्शन और री एग्जामिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ थिंग। कंसिडरेशन तस्लीब करना, री एग्जामिनेशन इंस्पेक्शन देखभाल करना, आइडेंटिफिकेशन करना उसकी, दोबारा से उसको एग्जामिन करना, दोबारा से रीड आउट करना, दोबारा से पढ़ना, दोबारा से समझना कि इसके अंदर कोई गलती मिस्टेक तो नहीं रह गई। डेट इज़ कॉल्ड रिव्यू। ग्राउंड्स ऑफ रिव्यू, फॉलोइंग आर मेन पॉइंट्स एंड ग्राउंड्स जो ये नीचे मेंशन है। अपीलेबल डिक्री और ऑर्डर, अगर एक ऑर्डर अपीलेबल है, कोई डिक्री या कोई ऑर्डर अपीलेबल है और उसके अंदर कोई ऐसी मिस्टेक आ गई है, तब आप रिव्यू कर सकते हैं। नो राइट ऑफ अपील अलाउड, जहाँ पर अपील, नो राइट ऑफ अपील अलाउड, जहाँ पर अपील की इजाज़त ही नहीं, आपके पास और कोई रेमेडी नहीं है फर्दर, और यहाँ पर फैसला आपके खिलाफ आ गया और उसके अंदर कोई मिस्टेक ऐसी जो ऑनरेबल कोर्ट नहीं देख सकी, किसी विटनेस को, किसी एविडेंस को, किसी और फैक्ट को, किसी और मटेरियल को, जिसको देखना चाहिए था, और अगर कोर्ट उसको देख लेती तो डिसीजन कुछ और होता, फैसला कुछ और होता। तो इस सूरत में भी आप रिव्यू कर सकते हैं। डिस्कवर ऑफ न्यू एंड इम्पोर्टेंट मैटर और एविडेंस, कोई नया इंपॉर्टेंट मैटर सामने आ गया, नई एविडेंस सामने आ गई, नई विटनेस सामने आ गया, कोई नई चीज़ दरियाफ्त हो गई जो इससे पहले मालूम नहीं थी, तो इस सूरत में भी आप कोर्ट से रजू कर सकते हैं। मिस्टेक और एरर, कोई गलती है जजमेंट के अंदर, डिक्री के अंदर मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, कुछ भी ऐसी गलती जो नहीं होनी चाहिए थी या जिसका आपको नुकसान हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल डेट कोर्ट ने लिखनी थी जी
18/4 लिखनी थी कोर्ट ने डेट, और 90 दिन का आपके पास लिमिटेशन टाइम होता है। अब कोर्ट ने डेट लिख दी 18/3, एक महीना तो आपका डायरेक्टली कम हो गया ना। अनाउंस फॉर एग्जांपल जिस दिन हो रही है उस दिन 18/4 है डेट, और कोर्ट उस दिन डाल दे 18/3, तो आप तो उसी दिन ही आपका तो जो है वो काम तमाम हो गया, एक महीना तो यकदम ही आपका ख़त्म हो गया, लिमिटेशन पीरियड में से एक महीना आपका कम हो गया। तो ये भी एक किस्म की मिस्टेक है, आप कोर्ट से रिव्यू करके इस मिस्टेक को ठीक करवा सकते हैं कि माय लॉर्ड आज डेट जो है वो महीना चौथा है, 4th मंथ है, आपने तीसरा महीना लिख दिया, मेरा तो महीना जो है वो वैसे, या कोर्ट 3 महीने बैक लिख दे, यानी कि आज कोर्ट ने जजमेंट अनाउंस की और आज जो डेट है वो 18/4 है, आज यानी कोर्ट ने आज डेट अनाउंस की और आज जो डेट है वो 18/4 है, और कोर्ट लिख दिया 18/1, 3 महीने पीछे लिख दिया, और आपका तो अपील फाइल होने से पहले ही ख़त्म होगी, चूँकि 3 माह का अपील का टाइम होता है। तो ऐसी सूरत में भी आप इस एरर मिस्टेक की सूरत में कोर्ट से रजू कर सकते हैं। एंड अदर सफिशेंट ग्राउंड, कोई और मजीद सफिशेंट ग्राउंड आ गई, यानी कि जो पहले आपने प्लीडिंग की, जो पहले आपने ड्राफ्टिंग की, जो पहले आपने केस तैयार किया, उसके अंदर ग्राउंड जो थी वो रिलायबल तो थी लेकिन इतनी सफिशेंट नहीं थी। बट फर्दरस एक वकील साहब को, एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्लाइंट आया वकील साहब के पास, उसे जो पहले ग्राउंड बताई उन ग्राउंड के ऊपर वकील साहब ने केस फाइल कर दिया। अब क्लाइंट ने कुछ और सफिशिएंट ग्राउंड नहीं बताए, या बताना भूल गया, या किसी वजह से उसको याद ना रहा, या उसके पास एविडेंस नहीं था। जैसे ही फैसला आया उस केस का तो क्लाइंट को वो जो ग्राउंड्स है नए सिरे से याद आ गए। तो इस सूरत में भी ऐसी नई ग्राउंड्स जो वैलिड हैं, सफिशिएंट हैं, मोर इंपॉर्टेंट हैं, उनकी बिहाफ के ऊपर भी रिव्यू फाइल किया जा सकता है। फॉरम ऑफ रिव्यू, इसके फॉरम कौन कौन से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक तो जनरली वही फॉरम है, सेम कोर्ट सेम जज। हाई कोर्ट के अंदर जो इसका फॉरम है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। रिव्यू एप्लीकेशन अगेंस्ट डिक्री ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट, व्हेन ऑर्डर और डिक्री अगेंस्ट विच रिसीव्ड is paid is that high court review application should be filed before any judge of high court। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हाई कोर्ट के अंदर अगर आपने रिव्यू पिटिशन फाइल करनी है एग्रीड पार्टी ने, तो वो कोई भी जज सुन सकता है, हाई कोर्ट का हो, सेम जज और हिज सक्सेसर। व्हेन द डिक्री ऑर्डर इज दैट ऑफ कोर्ट अदर देन हाई कोर्ट, इट इज शैल बी रिव्यूड बाय द सेम जज और हिज सक्सेसर। अगर अदर देन हाई कोर्ट क्या है, सेशन कोर्ट, सिविल कोर्ट, और जो इसके अलावा डिफरेंट वापडा कोर्ट्स, सिविल की और जितनी भी कोर्ट्स हैं, इन कोर्ट्स के अंदर अगर केस फाइल होता है तो सेम जज या उसका सेम सक्सेसर जो उस जज ने अपॉइंट किया है वो सुन सकता है। अच्छा, इसी के अंदर एक इसके आगे है रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिव्यू। ये पूरी एक हेडिंग है, बाय मिस्टेक नोट से मुझसे ये हेडिंग मिस होगी और ये ऊपर वाली लाइन में आ गया फिक्रा। तो जब आप इस नोट्स को पढ़ें, इस क्वेश्चन को पढ़ें, तो आपने रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिव्यू की हेडिंग बनानी है। ये सब हेडिंग 2 है, सेम जज और हिज सक्सेसर, और इसके नीचे आपने सब हेडिंग 3 बनानी है, रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिव्यू। रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिव्यू वेयर इट इज अपीयर टू द कोर्ट दैट देयर इज नो सफिशिएंट रीजन ऑफ रिव्यू, जहां पर कोई सफिशिएंट रीजन ही नहीं है रिव्यू की, वहां पर इसको रिजेक्ट किया जा सकता है। वेयर द एप्लीकेशन ऑफ रिव्यू इज हेयर्ड बाय मोर देन वन जज एंड द कोर्ट इज इक्वल डिवाइड, जहां पर एक से ज्यादा जजेस इसको सुन चुके हैं और कोर्ट इक्वली डिवाइड, वहां पर भी इसको रिजेक्ट किया जा सकता है। ऑर्डर ऑफ रिजेक्शन ऑफ नॉन अपीलेबल, नो अपील लाई फ्रॉम द ऑर्डर रिजेक्शन एज एप्लीकेशन फॉर रिव्यू, जहां पर अपील लाई नहीं करती वहां पर भी आप, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, रिव्यू में जा सकते हैं। रिस्टोरेशन ऑफ रिव्यू एप्लीकेशन, अगर आपने एप्लीकेशन कोर्ट में दी रिव्यू की और वो रिजेक्ट हो गई या डिसमिस हो गई नॉन अपीयरेंस की वजह से, आप पेश नहीं हुए कोर्ट में, तो इस दौरान भी आप कोर्ट को एक सफिशिएंट ग्राउंड देकर कि मैं इन वजूहात से या इस वजह से कोर्ट में नहीं हाजिर हो सका या पेश नहीं हो सका, तो लिहाजा इसको रिस्टोर किया जाए, तो आप रिस्टोर करवा सकते हैं। लिमिटेशन पीरियड एप्लीकेशन ऑफ रिव्यू, द एप्लीकेशन ऑफ रिव्यू प्रोवाइड पीरियड ऑफ 90 डेज, 90 दिन की लिमिटेशन पीरियड मिलता है डिक्री ऑर्डर एक्सेप्ट इन केस मेंशन 161 एंड 162 लिमिटेशन एक्ट। 161 सेक्शन और 162 सेक्शन लिमिटेशन एक्ट के अंदर जो केस लिखे हुए उनके अलावा बाकी आपको 90 डेज़ का लिमिटेशन पीरियड मिल जाता है। स्कोप ऑफ रिव्यू का स्कोप जैसे कि मैं आपको बता चुका, माइनर है, नैरो है, इतना ज़्यादा वसी और स्कोप इसका नहीं है जैसे अपील और रिवीजन का होता है। नेक्स्ट हेडिंग है जी प्रिक्लूड रिमार्क्स, क्वेश्चन इज कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। मेरी वीडियोज़ को लाइक करना, शेयर करना ना भूला करें अपने तमाम हल्के अहबाब में, अपने दोस्तों के साथ, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।